तो हेलो प्यारो, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की। कुछ चीजें जो हमें पढ़नी है ऑप्टिकल फाइबर में जो कि इंपॉर्टेंट है आपके क्लास के, आपके जो सेम एग्जाम है। पहला तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, दूसरा न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, तीसरा वी नंबर क्या होता है और लॉसेस। ये कुछ टॉपिक हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और 7 नंबर के सवाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जल्दी से हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपको बता देते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर सबसे पहले तो ऐसे फाइबर, ऐसे तार है जिनसे लाइट फ्लो कर सकती है। जैसे नॉर्मल तारों में करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर में फोटोन फ्लो करते हैं, लाइट फ्लो करती है। तो जैसे हम करंट के माध्यम से सिग्नल भेजते हैं, या करंट भी अपने आप में एक संचार ही है, एक सिग्नल ही है। करंट का जाना, करंट का रुक जाना ऑन ऑफ सिचुएशन बना सकती है। वैसे ही लाइट से भी हम ऐसे ही डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके थ्रू लॉजिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हो कि प्रकाश के थ्रू भी हम संचार कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो कर सकते हैं। तो करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो एक तार का पतला सा हिस्सा होता है, इसको हम कोर कहते हैं। कोर कांच का बना हुआ, मान ले कांच का ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ है। उसको चारों तरफ से घेरे हुए एक और कांच की ठोस परत होती है, इसको क्लैडिंग कहते हैं। कोर होता है, क्लैडिंग होता है, और इनके बीच से एक एक्सिस होती है, इसको हम इनकी कोर फाइबर की एक्सिस कहते हैं। अब होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका n। आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किसी पारदर्शी माध्यम का घनापन, कितना घना है वो। तो कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब हमें क्या करना है, इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रकाश भेजना है ताकि प्रकाश अंदर ही अंदर चलता चला जाए। कैसे जाता है प्रकाश? उसके लिए मान लो आपने एक एंगल पर भेजा प्रकाश को, प्रकाश अंदर गया, उसके बाद जब अंदर जाएगा तो प्रकाश सीधा चलता हुआ इस बाउंड्री पर टकराएगा। ये कौन सी बाउंड्री है? ये है कोर क्लैडिंग की बाउंड्री, इसे कहते हैं कोर क्लैडिंग बाउंड्री। ठीक है, ये जो नॉर्मल है, आप देखो यहाँ पर कोई एंगल बना, मान लो यहाँ एंगल बना, कुछ भी मान ले, फाई मान ले, यहाँ एक फाई एंगल बना। यहां पर कितना एंगल बना? ये कैसी बाउंड्री है? कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री। अब कोर क्लैडिंग की बाउंड्री का मामला ये है कि यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक मसला आता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर आपने किसी सघन माध्यम, डेंस माध्यम से किसी विरल माध्यम, रेयर माध्यम की तरफ लाइट को भेजा है, तो अगर लाइट यहाँ पर टकराती है, उसका एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो जो प्रकाश है वो इसी मीडियम की बाउंड्री पर रहेगा। अगर आपका एंगल थोड़ा सा ज्यादा है तो ये लाइट जो है इसी सघन माध्यम में, इसी डेंस मीडियम में ही रहेगी, इस तरफ नहीं जाएगी। तो आप देख रहे हो यहाँ कोई पॉलिश नहीं की गई, लेकिन फिर भी लाइट एक तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पर ये रखते हैं कि मान लीजिए आपने एंगल यहाँ कुछ बनाया, उस एंगल की वजह से जब लाइट यहाँ टकराई तो उसका एंगल कुछ थोड़ा सा ज्यादा था क्रिटिकल एंगल से, जिसकी वजह से प्रकाश क्लैडिंग में नहीं गया, इसी कोर में रह गया। तो अब यहां पर मान लो एंगल थीटा है, इसको हम नीचे बढ़ाएं, यहां एंगल 90 डिग्री है। तो आप एक चीज देखें, यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, यहां बच्चों एक ट्रायंगल बन रहा है। तो जरूरी क्या है, आप ऐसे एंगल से लाइट को भेजें, कोर के अंदर ऐसे एंगल को लाइट को भेजें ताकि जो लाइट है जब यहां टकराए कोर क्लैड की बाउंड्री पर, तो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर ही वो टकराए। अब आप कहोगे सर क्रिटिकल एंगल की परिभाषा क्या है? तो क्रिटिकल एंगल की परिभाषा ये है कि अगर आपके पास साइन फाई सी है, फाई सी द क्रिटिकल एंगल, तो वो हमेशा n2 बाई n1 होती है। तो कंफ्यूज मत होना, यहां से देख लो, अगर देखो मान लो ये n2 है, ये बटे n1 है, ये कोर है, क्लैडिंग है, तो फाई सी जो होता है साइन ऑफ फाई सी n2 बाई n1 के बराबर होता है। तो अगर आपने कोर क्लैडिंग की बाउंड्री का सही वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की निकाल ली, तो आप इन दोनों को डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी उससे आप फाई सी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसके लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा, देखो मुझे ध्यान समझो, हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि हम कितने एंगल से लाइट को भेज रहे हैं। मान लो आपने लाइट को थोड़ा ज्यादा एंगल से भेजा, तो लाइट यहां से गई, जब इस एंगल पे जाएगी तो यहां पर भी अपना एंगल बदलेगी, और उस समय जब यहां पर एंगल फाई सी से कम हुआ तो लाइट वापस नहीं आएगी, लाइट चली जाएगी क्लैडिंग के अंदर। एक बार लाइट क्लैडिंग में गई तो उसको वापस लौट के आने का कोई रास्ता नहीं होता है। इसका मतलब है कि जब भी हम प्रकाश को यहां से प्रवेश कराएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो एक सर्टेन एंगल से ज्यादा एंगल पे ना प्रवेश करे। उस सर्टेन एंगल से कम पे है ठीक है, लेकिन अगर उस सर्टेन एंगल से ज्यादा भी वो एंटर करेगी तो हमेशा वो यहाँ पर वो क्रिटिकल एंगल वाली मसले की वजह से क्लैडिंग के अंदर प्रवेश कर जाएगी, मामला हमारा बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक खास तरह के एंगल को डिफाइन करते हैं, इसे कहेंगे प्रवेश एंगल, एंट्री एंगल या एक्सेप्टेंस एंगल। क्यों इसको एक्सेप्टेंस कह रहे हो? क्योंकि फाइबर का काम क्या है? फाइबर का काम है कोर के अंदर लाइट को आगे रिफ्लेक्ट कराते हुए बढ़ाना।
यानी कोर एक्सेप्ट कर ले। अगर कोर लाइट को एक्सेप्ट करेगा तो कोर के अंदर से लाइट जूम करती हुई मतलब जिग-जैग करती हुई आगे बढ़ जाएगी, यानी स्वीकार कर लिया कोर्ट ने उसको आगे भेजने के लिए। लेकिन अगर वो उस एंगल पे नहीं गई तो लाइट कहां चली जाएगी, क्लैडिंग में, यानी कोर से निकल जाएगी। एक तरह से कह लो कोर उसको रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसी लॉजिक से यहाँ पर हम एक्सेप्टेंस एंगल की बात करते हैं। तो एक्सेप्टेंस एंगल की परिभाषा क्या हुई? एक्सेप्टेंस एंगल वो एंगल होता है जिस एंगल पर अगर लाइट को कोर के अंदर एंटर कराया जाए तो लाइट जिग-जैग पाथ को फॉलो करते हुए कोर के अंदर आगे बढ़ते हुए अपनी जो भी काम इंफॉर्मेशन वगैरह को आगे लेके चली जाएगी। लेकिन अगर आपका एंगल क्रिटिकल एंगल इस एक्सेप्टेंस एंगल से ज्यादा एंगल पे एंटर किया तो फिर हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा, वो क्लैडिंग में एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी इंफॉर्मेशन कहीं लॉस हो गई, आप उससे कुछ नहीं कर सकते। तो आपको इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और इस क्रिटिकल एंगल को हमने किस टर्म से रिप्रेजेंट किया है? अल्फा। अच्छा, हमने क्रिटिकल एंगल को यहाँ कैसे रिप्रेजेंट किया है? अल्फा। अब देखो, मान लो ये हवा है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n0 है, तो यहाँ पर लॉजिक क्या है? हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ में क्या होता है, आप ये देखो, जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो ले लो और हवा में एंगल कितना बनना है? अल्फा, तो आप ले लो साइन अल्फा। फिर आप इस तरफ गए, इस तरफ गए तो आपकी लाइट ये वाली है, ये वाली ये लाइट है, तो यहाँ एंगल कितना, ये नॉर्मल है, कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो आप लिखोगे n1, क्योंकि यहाँ पर क्लैड कोर है तो n1 साइन थीटा, ये इधर अल्फा, इसके दूसरी तरफ थीटा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया साइन थीटा। और आप देखो, अगर इस जगह पर देखो तो थीटा की वैल्यू कितनी है? ये है 90, ये है फाई सी, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस फाई सी। थीटा बराबर 90 माइनस फाई सी हो जाएगा n0 साइन अल्फा बराबर n1 साइन 90 माइनस फाई सी। ठीक है ना? अब यहां से आपके पास हो जाएगा n0 साइन अल्फा बराबर n1। आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, हमने लगा दिया। तो अब ये वैल्यू आ गई। चलो यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि हमें कॉस फाई सी की वैल्यू अभी नहीं मालूम है, लेकिन हमें मालूम है कि साइन जो फाई सी होता है वो होता है n2 बाई n1। ये क्रिटिकल एंगल की परिभाषा ही ऐसी होती है। फिर यहां से अगर आप देखोगे तो आपको ये भी मालूम है कि साइन स्क्वायर या ऐसे होता है कॉस स्क्वायर फाई सी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सी। कहां से फॉर्मूला निकाला? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपने साइन को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। यहां से कॉस फाई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सी, तो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। तो साइन फाई सी है, साइन फाई सी n2 बाई n1 है, तो n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। तो आपके पास कॉस फाई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1। देखो कैसे हुआ भैया, आपने इसको एलसीएम लिया, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 स्क्वायर, स्क्वायर इसको हट गया तो n1 बाहर आ गया। तो इसका मतलब है आपके पास क्या हो जाएगा? सो n0 साइन अल्फा बराबर n1 अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 कट गया, तो आपके पास साइन अल्फा बराबर हो गया अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइड बाई n0। ये जो हो गया, ये पूरा क्या है? ये जो पूरा फॉर्मूला है ये साइन अल्फा का है, साइन अल्फा का फॉर्मूला है। अगर आपसे कहूं कि अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइड बाई n0। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम कहें कि तो एयर की बात हो रही है, अगर हम एयर कहें तो अल्फा अगर एयर में है तो n0 की वैल्यू कितना हो जाएगा? n0 बराबर 1, किसके लिए? फॉर एयर। तो अल्फा क्रिटिकल एक्सेप्टेंस एंगल एयर कितना होगा? n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। कई लोग इसको एयर नहीं लिखते हैं, अंडरस्टूड मान करके इसी तरह का फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्ट करने वो एंगल, जिस एंगल पे ही अगर आप लाइट भेजोगे तो कोर के अंदर वो आगे बढ़ती चली जाएगी, यानी कोर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सिंपल सा लॉजिक है। और अगर आपने इस एंगल से ज्यादा एंगल में भेजा तो कोर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर इससे कम में भेजा कोई दिक्कत नहीं, मतलब इससे ज्यादा ना हो, इससे कम पे हो तो ठीक है, तो अच्छी बात है और अच्छा सेफ, आप उस पर सेफ हो, वहां पर ये हो जाएगा। तो अगर हम अब यहां से हम एक और टर्म निकाल सकते हैं, एक और टर्म हम जो निकाल सकते हैं जिसे कहा जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर वास्तव में एक्सेप्टेंस एंगल को ही अलग तरीके से कहने का एक तरीका है, एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया गया है।
अब आप सोचो एक्सेप्टेंस एंगल ज्यादा है, तो अगर एक्सेप्टेंस एंगल ज्यादा है इसका मतलब है कई एंगल से अगर लाइट भेजी जाएगी तो आपका ऑप्टिकल फाइबर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मैं इसको समझा देता हूँ आपको एक बार, तो सब हो ही गया है जब आपके नोट्स में लिखा ही होगा। मैं आपको समझा देता हूँ लॉजिक, ताकि आप उस पर बड़ा हुआ कोई छोटा मोटा 2-4 नंबर क्वेश्चन आए ना, तो उसको भी कुछ भाषा बना के लिख दो, समझते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए समझे, इसे मान लीजिए आपका ये कोर है, सिर्फ कोर बना रहे हैं और ये उसकी एक्सिस है, और यहां पर हमने लाइट भेजी, मान लो ये एंगल है 30 डिग्री, तो आपको लाइट 30 डिग्री के अंदर ही भेजनी है। अगर 30 डिग्री के अंदर भेजोगे किसी भी दिशा से तो ही लाइट एक्सेप्ट होगी इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। अगर आपने 30 से ज्यादा भेजा, अगर इस एंगल पे भेजा तो वो फिर यहां से जाकर के बाहर चली जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहां पे नहीं होगा। लेकिन आप सोचो आपने कुछ ऐसा N1 N2 रखा है कि 60 डिग्री होगा, तो आपने एक ऐसा कोर बनाया जिस कोर के लिए 60 डिग्री है, मतलब ये है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री मतलब है आप 55 पे डालोगे तभी पहुंच जाएगी लाइट, 50 भी पहुंच जाएगी, 30 पहुंच जाएगी, 5 पहुंच जाएगी, तो आपके पास ज्यादा क्षमता हो गई ना। 60 डिग्री का एक्सेप्टेंस एंगल बनने का मतलब है बहुत अलग अलग दिशाओं से भी लाइट आएगी तो एक्सेप्ट कर लेगा। तो यही चीज, तो यहां से अगर एक्सेप्टेंस एंगल ज्यादा होगा तो लाइट और दिशाओं से कलेक्ट की जा सकती है, गैदर की जा सकती है, इकट्ठा की जा सकती है। तो इसी लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी को ही हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं जिसे कहा जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर कुछ और है नहीं, न्यूमेरिकल अपर्चर बेसिकली साइन अल्फा को ही कहते हैं। अगर खाली अल्फा एक्सेप्टेंस एंगल है तो एक्सेप्टेंस एंगल की साइन वैल्यू को न्यूमेरिकल अपर्चर कहा जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा बराबर अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ये हमारा साइन लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी का एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा देखो, जब ऑप्टिकल फाइबर डिफाइन किए गए तो ऑप्टिकल फाइबर में खाली यही सिंपल प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोफाइल की भी प्रॉपर्टी होती है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नेचर को डिफाइन करने वाले भी कई सारे पैरामीटर डिफाइन किए गए समय के साथ साथ। तो ऐसा ही एक पैरामीटर डिफाइन किया गया, इसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, इंडेक्स डिफरेंस या इंडेक्स डिफरेंस ही कहते हैं। तो इंडेक्स डिफरेंस जो होता है वो पैरामीटर होता है डेल्टा N1 माइनस N2 अपॉन N1, N1 माइनस N2 अपॉन N1, इसको हम इंडेक्स डिफरेंस कहते हैं। ये भी एक ऐसा पैरामीटर है जिसका उपयोग होता है, उसका भी यूज होता है आपके ऑप्टिकल फाइबर चूंकि बहुत डेवलप है, उसमें अलग अलग पैरामीटर आगे जाके जब और उसको मल्टी मोड और सिंगल मोड और ग्रेडेड इंडेक्स उस सब डिफाइन करना शुरू कर देते हैं बहुत डिटेल में, तो इस इंडेक्स डिफरेंस का यूज होता है। तो अगर इस इंडेक्स डिफरेंस के टर्म में हम न्यूमेरिकल अपर्चर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जरा वो देखें। ये है न्यूमेरिकल अपर्चर साइन अल्फा अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। अब देखें, आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, N1 प्लस N2, N1 माइनस N2। ये क्या मतलब है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को पहले ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b कर दिया। अब आप क्या करिए, N1 प्लस N2 अपॉन N1 माइनस N2, इसको आप 2N1 से डिवाइड कर दीजिए और 2N1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करो, अब आप करो N1 प्लस N2 को 2 के साथ रख दो और यहाँ N1 माइनस N2 को N1 के साथ रख दो और 2N1 ऐसे रहने दो। ऐसा करके हम क्या पाएंगे, हमने यहाँ पर वो डेल्टा वाला सीन बना दिया। तो आपके पास फॉर्मूला कुछ ऐसा आ गया, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर बराबर N1 प्लस N2 बाई 2 डेल्टा 2N1। क्यों, आपने इस पूरी चीज को डेल्टा कह दिया, इंडेक्स डिफरेंस कह दिया। अब एक चीज हम यहाँ पे कहते हैं, हम ये कहते हैं नॉर्मली क्या होता है, N1 N2 का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो आप ये मान लो कि N1 प्लस N2 बाई 2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2N1 बाई 2, यानी कि N1 के बराबर। इस पूरी चीज को हम N1 के बराबर, ये भी N1 है लगभग, ये भी N1 है, तो 2N1 बाई 2 तो N1 हो गया, मान ले लगभग। तो ऐसी स्थिति में N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर को आप क्या मान सकते हो, N1 टाइम डेल्टा 2N1, यानी ये बराबर हो जाएगा 2 डेल्टा टाइम N1 स्क्वायर के। एक डेल्टा के टर्म में हम निकाल जाते हैं, तो उसके मतलब है कि न्यूमेरिकल अपर्चर बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा मतलब अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 डेल्टा N1 स्क्वायर, यानी हो जाएगा N1 अंडर रूट 2 डेल्टा। तो न्यूमेरिकल अपर्चर का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा N1 टाइम अंडर रूट 2 डेल्टा। ये एक और तरीका है, एक और बढ़िया एक और फॉर्मूला है इस बात को दिखाने का कि न्यूमेरिकल अपर्चर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो N1 N2 के टर्म में आप इसको डिफाइन कर रहे हैं, या आप इसको
इस इंडेक्स डिफरेंस के टर्म में आप इसको डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे ही तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन निकल के आ रहा है, ये N1 N2, यही N1 N2 मतलब कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो अंतर है यही घूम घूम के अलग अलग तरीकों से आपके सामने आ रहा है, क्योंकि इन्हीं का अंतर अगर बिना स्क्वायर के आया तो आप डिफरेंस कह रहे हो, इन्हीं का अंतर स्क्वायर के साथ घट के स्क्वायर रूट में आया तो न्यूमेरिकल अपर्चर कर रहे हो, साइन इनवर्स ले लिया तो एक्सेप्टेंस एंगल कह रहे हो। फिर और समय के साथ साथ ये हुआ कि भाई इसके अंदर तो ऑप्टिकल फाइबर की ज्योमेट्री नहीं समझ में आ रही है। आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है, अब ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसकी भी अपनी कुछ रेडियस होती है, उसका भी अपना कुछ लेंथ होता है, उसमें जो वेवलेंथ जाती है उसकी भी कुछ वैल्यू होती है। तो ये कहा गया कि भाई आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है, अभी तो ये खाली दो ही चीज एक बात हो रही है, N1 N2 N1 N2, तो लेकिन कोर की डायमीटर की बात तो कर ही नहीं रहे हो, उसके अंदर जो आप वेवलेंथ भेज रहे हो उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो। तो फिर एक और पैरामीटर बनाया गया, इसको वी पैरामीटर कहते हैं, वी फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। जो वी पैरामीटर होता है वो क्या करता है, वी पैरामीटर आपका N1 N2 को भी रखता है, डायमीटर ऑफ द कोर को भी रखता है, जो वेवलेंथ भेज रहे हो उसको भी रखता है। तो एक ऐसा पैरामीटर बनाया गया जिसमें सारी जानकारियां थी। तो वो भी, अब भाई उसके अंदर वेवलेंथ की बात है, इसका मतलब कौन सी वेवलेंथ प्रोपोगेट कर रही है उसकी प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, डायमीटर की भी बात आ गई जिसका मतलब है मल्टी मोड है, सिंगल मोड है ऑप्टिकल फाइबर, उसकी बात इसके अंदर आ गई, N1 N2 तो है ही है उसके अंदर। तो इस तरह से हमने एक और पैरामीटर डिफाइन किया जो कि और ज्यादा गहराई से ऑप्टिकल फाइबर की प्रॉपर्टीज को हमारे सामने रखता है। तो आपसे कई बार वी पैरामीटर के बारे में बात पूछी जाती है कि भैया वी पैरामीटर के बारे में बात करें। तो चलिए वी पैरामीटर के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या है वी पैरामीटर का एक्सप्रेशन, और फिर हम आगे लॉसेस की बात करेंगे। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे वी नंबर की। वी नंबर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे ऑप्टिकल फाइबर की स्टडी में। देखो हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर का कोर होता है, कोर के अंदर जो लाइट होती है वो इस तरह से जिगजैग पाथ पे मूव करती है, ये रास्ता होता है। अच्छा, इसके अंदर हम इस तरह से कई सारे रे जो होती हैं उनको हम भेज सकते हैं जो कि इस ऑप्टिकल फाइबर कोर में मूव कर सकती हैं। वो जो तरीके होते हैं, उन जो मेथड होते हैं, जो रे पाथ होते हैं, उनको हम मोड कहते हैं। कितने मोड जा सकते हैं, अगर केवल एक ही, अगर ऑप्टिकल फाइबर के कोर को आपने बहुत पतला बनाया है, बहुत ही नैरो है, तो अगर ये बहुत ही नैरो है तो आपका सिंगल मोड ही जो है वो केवल इसके अंदर मूव कर सकता है, तो इसको सिंगल मोड फाइबर कहते हैं। तो ये जो मोड होते हैं ये हमें बताते हैं कितने रे इसके अंदर से जा सकते हैं, इस ऑप्टिकल फाइबर से कितने रेज हमारी जा सकती हैं। अब अगर कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें कौन कौन डिसाइड करता है कि मोड किस पे, मतलब एन नंबर ऑफ मोड किस पे डिसाइड करेगा। तो नंबर ऑफ मोड का फॉर्मूला होता है 2π² a² लैम्डा स्क्वायर ब्रैकेट में N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। अब यहाँ पर मालूम है कि कोर होता है और कोर के चारों तरफ क्या होती है, क्लैडिंग होती है, कोर के चारों तरफ क्लैडिंग होती है। तो आपके पास जो क्लैडिंग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। तो देखो यहाँ पर सब कुछ है, और जो कोर है इसका जो डायमीटर है वो a होता है, तो a डायमीटर हो गया, और जो वेव जा रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा हो गई। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोड जो किसी ऑप्टिकल फाइबर में जा सकते हैं वो कौन सी वेवलेंथ है, कितनी चौड़ाई का, कितनी डायमीटर का, आपने उसमें ऑप्टिकल फाइबर का ए ले रखा है, और कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वो भी यहाँ पर होता है। तो ये n की वैल्यू है। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि डेल्टा बराबर क्या होता है, हमें डेल्टा बराबर होता है इंडेक्स डिफरेंस। डेल्टा जो होता है वो इंडेक्स डिफरेंस के बराबर होता है, और इसकी फार्मूला होता है N1 माइनस N2 अपॉन N1, ये फार्मूला होता है। तो आप क्या करिए, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर को हम लोग ने इससे पहले क्या देखा है, 2N1 स्क्वायर डेल्टा, इस फार्मूले के बराबर लिखा जा सकता है, ये पहले हमने डिराइव किया है। सो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 2π² a² अपॉन लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते हैं, 2N1 स्क्वायर डेल्टा। तो ये 2 जो है वो यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर π² a² लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया, और 2 टाइम डेल्टा इधर चला गया, 2 तो नहीं जाएगा, N1 हो जाएगा, N1 स्क्वायर आपका इधर चला गया। तो इस तरह से फार्मूला हो जाएगा 2πa लैम्डा का होल स्क्वायर डेल्टा टाइम N1 स्क्वायर। तो ये भी एक फार्मूला हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोड जो होते हैं उनका ये फार्मूला हो गया, जिसमें कि a भी आ रहा है, लैम्डा भी आ रहा है, डिफरेंस भी आ रहा है, और N1 भी आ रहा है, ये सब कुछ इसके अंदर आ रहा है। तो दिस इज़ द होल फार्मूला, ये हमारे पास फार्मूला आ गया है। अब क्या होता है कि वी नंबर का टर्म आता है, एक वी नंबर होता है,
तो वी नंबर के लिए हम क्या करेंगे, हम एक डिफाइन करेंगे कि एन जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है वी स्क्वायर बाई 2 के। ठीक है, तो यहाँ से वी की वैल्यू आप किसके बराबर कह सकते हो, √2 टाइम एन के। तो वी किसके इक्विवेलेंट है, √2। अब एन की वैल्यू आपने ऊपर देखी है कितनी है, 2 पाई ए बाई लेमडा का स्क्वायर डेल्टा n1 स्क्वायर, सब √ के अंदर है। तो यहाँ पर 2 पाई ए तो बाहर चला गया, लेमडा बाहर चला गया, n1 बाहर चला गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 टाइम डेल्टा। दिस इज़ अनदर फार्मूला फॉर द वी नंबर। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है कि भाई आप वी नंबर को लिखो और इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 टाइम एन। तो एन कितना लिया था ना, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये है पूरा। तो ये आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर हम इस 2 को इसके साथ ले लें तो 2 पाई ए बाई लेमडा हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये पूरा वी नंबर के बराबर हो गया। तो इस तरह से वी का हमारे पास फार्मूला आ गया। अब देखा ये गया है कि जो वी नंबर होता है, अगर वी नंबर की वैल्यू 2.405 इससे छोटी है या इसके बराबर है तो आपका वो कैसा मोड होता है, वो होता है सिंगल मोड फाइबर, उसे हम कहते हैं सिंगल मोड फाइबर। अगर इससे कम है और अगर इससे ज़्यादा है तो वो मल्टी मोड फाइबर बन जाता है। तो ये एक तरह का एक पैरामीटर है जिसको कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वी एज अ पैरामीटर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। सो वी नंबर के लिए हमने देखा कि वी नंबर की वैल्यू अगर इसका जो फॉर्मूला होता है वो है 2 पाई ए बाई लेमडा √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये वी नंबर है। और इसके साथ एक कंडीशन जुड़ी होती है कि अगर इसकी वैल्यू 2.405 इसके बराबर या इससे कम है तो आपका जो ये वी नंबर होगा वो किसके लिए बिलोंग करेगा, वो सिंगल मोड फाइबर के लिए बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा सिंगल मोड फाइबर की। सिंगल मोड फाइबर का मतलब है कि जो कोर है उसके अंदर आपका एक ही मोड जो है वो आगे बढ़ सकता है, मल्टीपल मोड जो है इस तरह के मल्टीपल मोड उसमें अलाउ नहीं होंगे। तो इस तरह से ये एक तरह की बाउंड्री की बात होती है, इस 2.405 एक बाउंड्री की तरह से होती है। तो ये तो बात हो गई हमारे वी नंबर की। अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एटीनुएशन। एटीनुएशन इन ऑप्टिकल फाइबर्स, एटीनुएशन इन ऑप्टिकल फाइबर, या इसको हम कह सकते हैं कि फाइबर के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं उनको हमें समझना है, फाइबर लॉसेस को हमें समझना है। इसका लॉजिक समझें, इसका तर्क पहले समझें, फिर हम बात करेंगे आगे। देखिए होता क्या है कि आपके पास जैसे मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर है, ये हम एक स्ट्रेट ऑप्टिकल फाइबर है, इसकी लेंथ ले रहे हैं और ये कोर है, क्लैडिंग है, ऑब्वियस सी बात है, इसके चारों तरफ क्लैडिंग है वो भी है, लेकिन हम कोर की बात करें क्योंकि कोर में हमारी लाइट आगे बढ़ रही है। तो अब होता क्या है कि ये एक पूरा सॉलिड मीडियम, ये खोखला नहीं होता, ये पाइप नहीं है कि अंदर जो है वैक्यूम नहीं है, अंदर सॉलिड होता है पूरा, और उसी सॉलिड में डेंस और एयर की बाउंड्री पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके लाइट जो है इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जब ऐसा बढ़ रही होती है जिसके अंदर स्कैटरिंग होती है, फाइबर बेंड, कहीं पे फाइबर अगर आपको बेंड करना पड़ेगा तो वहाँ पर भी लॉस का एक टेंडेंसी होती है। तो इस वजह से जितनी पावर की आप सिग्नल, अगर हम कहें कि जो हम लाइट सिग्नल है जितना भेज रहे हैं और यहाँ पर आउटपुट पे जितना सिग्नल प्राप्त कर रहे हैं, तो आउटपुट पावर आपको PO दिख रहा है और इनपुट पावर PI था। देखा ये गया कि आउटपुट पावर जो है वो हमेशा इनपुट पावर से कम होता है, यानी कि जो रे है जो आपने भेजी है रे, ये जब इस L लंबाई, मान लो इस पूरे की लंबाई L है, जब इस L लंबाई को कवर करती है तो इसकी पावर कम हो जाती है, पावर लॉस हो जाती है। उस सॉलिड मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल हैं, वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइट के अंदर तो इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक कंपोनेंट होते ही हैं, तो इन सब का एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एक इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से पावर हमारी कम हो जाती है। तो वो कितनी पावर कम हो रही है, उसमें L का क्या रोल है, उसमें और क्या फैक्टरों का रोल होता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, उसका नेचर कैसा है, वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है, किस तरह से वो लॉस हो रहा है हमारा, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे समझनी है और इसी से जुड़ा हुआ एक डेरिवेशन होता है जो आपसे पूछा जाता है। अब अगर हम यहाँ पर मैथमेटिकली कहें तो एटीनुएशन पैरामीटर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10/L log P इनपुट अपॉन P आउटपुट। ये इसका फार्मूला होता है। L लंबाई ऑफ फाइबर है, log तो log फंक्शन है, इनपुट पावर ये इंजेक्टेड पावर है और ये आउटपुट पावर है। अब जरा इसको और अच्छे से समझेंगे कि इसका कारण क्या होता है। तो देखा ये गया है कि जैसे जैसे मान लो शुरुआती पावर आपका मान लो P है, कोई पावर P माने किसी समय किसी टाइम t पर किसी जगह पर इसकी पावर P है, तो हम पाएंगे क्या कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो जो dp/dx है, dp मतलब जैसे जैसे लेंथ में आप dx डिस्टेंस बढ़े तो आपने पाया कि जो पावर थी अब वो बदल गई है,
इसे जैसे मान लो ये फाइबर है हमारे पास, एक पॉइंट हमने माना ये x, ये पॉइंट माना x प्लस डी एक्स, यानी कि जो गैप कितने का है, डी एक्स का है। यहाँ पावर थी मान लें, यहाँ पावर थी मान लो P1 और यहाँ पावर है P2, और हम पाएंगे कि P2 माइनस P1 जो है वो dP के बराबर है। और ख़ास तौर पे ये भी देखेंगे कि जब P2 माइनस P1 करोगे तो P1 ज़्यादा है, P2 कम है, तो एक माइनस वैल्यू आ गई क्योंकि कम हो रही है, पावर यहाँ कम हो रही है। तो हम पाएंगे कि इस dx डिस्टेंस में dp पावर रिड्यूस कर गई। तो माइनस साइन का मतलब क्या है, dp पावर रिड्यूस कर गई। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ऑप्टिकल फाइबर में, आपका सिग्नल आगे बढ़ता है तो उसमें रिडक्शन होता है, मतलब ये पावर x के साथ कम हो रही है, नेगेटिव साइन क्या हो रहा है, कम हो रही है। और ये कमी कितनी होगी इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पावर कितनी थी। तो अगर यहाँ पावर P1 है, ज़्यादा है, तो तेज़ी से लॉस होगा। अगर इस जगह पावर कम है तो आगे कंपेरेटिवली थोड़ा कम तेज़ी से लॉस होगा। तो dp माइनस डी पी बाई डी एक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है p के। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं dp अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी, नहीं अभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाए रखेंगे। फिर हमें मालूम है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाते हैं, तो dp बाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा माइनस अल्फ़ा टाइम p। आपने जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया। इसको आगे हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ p इधर है, यहाँ dp है, तो वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, तो dp बाई p कर दें माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स कर दें। अब मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए ये एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, आयलर के द्वारा डेवलप किया गया, बर्नौली के द्वारा डेवलप किया गया, और इस मेथड को हम अब यूज करेंगे। तो हम आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विथ प्रॉपर लिमिट्स। अगर इसको हम लिखेंगे प्रॉपर लिमिट्स में, लिमिट को हमें यहाँ पे समझना थोड़ा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर है dp बाई p की लिमिट लगानी है, यहाँ अल्फ़ा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx की लिमिट लगानी है। जरा समझेंगे इस लिमिट की खेल को, समझेंगे क्या है लिमिट, कैसे हम डिसाइड करते हैं। जैसे हमारा ऑप्टिकल फाइबर है और तो मान ले ये सिरा है, यहाँ से हम लंबाई मानते हैं x0 और यहाँ पर इसकी लंबाई मानते हैं xl, यानी ये पूरी लंबाई कितनी है, l है। और जब x0 आपने माना था, यानी जहाँ से फाइबर शुरू हुआ था वहाँ कितना पावर भेजा आपने, pi, और जहाँ पर l हुआ वहाँ कितनी पावर आपको मिली, p0। तो यानी कि x की वैल्यू 0 शुरू होती है, कहाँ तक, कोई लंबाई मान लो किसी लंबाई x तक शुरू होती है, एक जनरल सी लंबाई भी हम मान लें। हालांकि x की वैल्यू आगे हम किसी जगह पर x की वैल्यू l हम रख देंगे, फिलहाल अभी हम 0 से x तक मान रहे हैं। और वहाँ पर शुरुआत पावर p था और जहाँ x आपने नापा वहाँ आपका आउटपुट बना, वहाँ आउटपुट पावर p0 हो गई। तो इस तरह से आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, अब इसको आप पूरा डिफरेंशिएट करो, इसको आप पूरा डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे तो आपको मालूम है कि इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ p, और लिमिट कितनी है, pi इधर है, p0 इधर है, और यहाँ पर जाएगा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ लिमिट हो जाएगी x, और ये 0 से x हो गया। ठीक है, आप क्या करोगे, लिमिट रख दोगे, तो ये हो जाएगा log p0 माइनस log pi माइनस अल्फ़ा, इधर हो जाएगा x माइनस 0, तो ये x ही बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log p0 अपॉन pi बराबर माइनस अल्फ़ा x। अगर हम दोनों तरफ क्या कर लें, कंसीडर कर लीजिए एक्सपोनेंशियल, कंसीडर एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप एक्सपोनेंशियल को कंसीडर कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपके पास हो जाएगा p0 अपॉन pi बराबर e की पावर माइनस अल्फ़ा x। यहाँ से पता चलेगा कि जो आउटपुट पावर है वो इनपुट पावर्स के बाद एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होती है। तो ये भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, पूछा जाता है कि शो करिए कि आपकी जो आउटपुट पावर है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ करती है। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि मान लो पहले यहाँ पावर थी आपकी pi, तो वो, और ये है डिस्टेंस x इधर ले रहे हो, तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो पावर कुछ इस तरह से डिक्रीज़ करेगी। तो जहाँ अगर आपने बहुत दूर x रखा है, जहाँ शुरू किया है x बराबर 0 यहाँ रखा, x आप यहाँ वैल्यू रही है, तो आपकी पावर इस तरह से कम होगी। तो शुरू में बहुत तेज़ी से कम होती, देख रहे हो ना, बहुत तेज़ी से कम हो रही, और फिर इसकी कमी की रफ्तार धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो ये लॉस का नेचर है। ठीक है, इसी से ही इसी तरह के फॉर्मूले से अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू को निकालना चाहें, यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो ये अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, 10 अपॉन l log p आउटपुट अपॉन p इनपुट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप करते हो छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अगर आप पूछें कि सर इसमें क्या सर कारण क्या है, तो 2 कारण आप लिख सकते हो कि जो लॉसेस होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में ये क्यों होते हैं। इनके 2 कारण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हो कि जो लीनियर स्कैटरिंग होती है,
आपका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ग्लास का, जिसका क्या कोर बना है, उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं लीनियर स्कैटरिंग, और दूसरा होता है जो आप फाइबर ले रहे हो उस फाइबर में एक होती है बेंडिंग, फाइबर बेंड कर जाता है। तो ये दो मुख्य ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से लॉसेस जो होते हैं वो होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, और हम मटेरियल को चेंज करके और थोड़ा सा उसकी ज्योमेट्री को एनहांस करके हम इन फाइबर को, इन लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। जीरो तो नहीं कर सकते हैं बिकॉज मटेरियल तो है ही है, कुछ ना कुछ उसके अंदर इन्फेक्शन रहेगा ही, इट इज़ नॉट, मतलब उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते हो बट इसको मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये हमारा इसका बिहेवियर है। और एक चीज़ और है, ये जो एटेन्यूएशन अल्फ़ा होता है, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है डेसीबेल, यानी कि इसको आप लिखते हो डीबी। जो बेल थे, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, बेल लेबोरेटरी के जो संस्थापक थे, उन्हीं के ऑनर में है बेल, डेसीबेल होता है ये। और अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ ऐसा कुछ बनता है कि अगर एटीन्यूएशन को हम वाई एक्सिस पर दिखाएं, एटीन्यूएशन को अगर वाई एक्सिस पर दिखाएं और वेवलेंथ को आप अगर एक्स एक्सिस पर दिखाओ, तो आप ये पाते हो कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग तरह का एटीन्यूएशन होता है। कुछ वेवलेंथ के लिए एटीन्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ वेवलेंथ के लिए एटीन्यूएशन काफ़ी कम होता है। तो इस बात का भी चुनाव हमें करना होता है कि जब हम ऑप्टिकल फाइबर ले रहे हैं, उस ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट भेज रहे हैं उसकी वेवलेंथ को कितना रखें, इसका भी हम एक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से लॉसेस वाला ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है, जो कि इस लेज़र ऑप्टिकल फाइबर की पूरी यूनिट का दूसरा और आखिरी पार्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़िए और आगे हम लोग आगे यूनिट को भी देखेंगे।